Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 21st of November, that is of today. My name is Rahul Gopulwar and I'm your faculty for general awareness. So some of the news which we'll be studying today are with respect to SEBI, participatory notes, CPI laborers, Argentina's president and EPFO, and so on and so forth. And hence, let's start with our first news without wasting any further time. तो फर्स्ट न्यूज है सिप्ला के बारे में। सिप्ला को वार्निंग दी गई है। किसने वार्निंग दी गई है सिप्ला को? यूएस के एफडीए ने। तो ये यूएस का एफडीए क्या करता है? जो भी गुड्स यूएसए में आते हैं, जो भी गुड्स मतलब कौन से तरह के गुड्स? एक तो फूड या फिर ड्रग्स, दैट इज मेडिसिन। तो फूड या फिर ड्रग्स की क्वालिटी परखने का काम ये यूएस एफडीए का होता है। तो ये यूएस एफडीए के कुछ डेलीगेट्स, कुछ एम्प्लॉयज, कुछ ऑफिसर्स सिप्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में विजिट करने गए थे। कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में? पिथमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां पे उन्होंने उनको पता चला कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं मेडिसिन, वो प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को फॉलो करके नहीं किए जा रहे हैं, और जिसके वजह से उनकी जो क्वालिटी है, वो ड्रग्स की क्वालिटी है, वो डिटेरियोरेट होते जा रही है। तो इसी चक्कर में यूएस एफडीए ने सिप्ला को एक वार्निंग इशू किया है। उनको बोला है, अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो ना, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो ना, वो एक सही ढंग की होनी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अगर आप स्टैंडर्डाइज करोगे तो ही जाके ड्रग्स की क्वालिटी अच्छी हमें मिलेगी, ऐसा यूएस एफडीए का बोलना है। तो इसीलिए उन्होंने वार्निंग लेटर इशू किया। किसको इशू किया है? सिप्ला को इशू किया है। सिप्ला की कौन से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उन्होंने इंस्पेक्शन किया था? पिथमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। तो ये जीएमपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सो जीएमपी का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये कौन करता है? ये करता है आपका यूएस का एफडीए। नेक्स्ट है, पिछले 7 साल में अगर हम बात करें, पिछले 7 साल की हम बात करें, तो फ्राइडे को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे। उन्होंने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे। कब खरीदे? फ्राइडे को। पिछले 7 सालों की हम बात करें तो उन्होंने कितने रुपयों के बॉन्ड खरीदे हैं? उन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं 83.43 बिलियन रुपीस के, दैट इज 1 बिलियन यूएस डॉलर के। ये डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये डेटा आपको प्रोवाइड किया है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अभी ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? क्लियरिंग और सेटलमेंट करना इनका काम है। अभी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मतलब क्या? एग्जाम्पल समझो। राहुल एक बायर है, उसको रिलायंस का शेयर खरीदना है, ठीक है। तो रिलायंस का शेयर वो किससे खरीदेगा? एक कोई सेलर से खरीदेगा। सेलर है, मान के चलो, आदर्श। तो राहुल बाय कर रहा है रिलायंस का शेयर फ्रॉम एन सेलर कॉल्ड एज आदर्श। तो राहुल बाय कर रहा है, तो राहुल को पैसे देने पड़ेंगे 2,000 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए का एक रिलायंस का शेयर है, तो राहुल को देने पड़ेंगे 2,000 रुपए। किसको? आदर्श को। आदर्श क्या करेगा? आदर्श शेयर्स दे देगा किसको? राहुल को। बट ये जो प्रोसेस हो रही है ना, दोनों के बीच में नहीं हो रही है। बायर सेलर को नहीं जानता है, सेलर बायर को नहीं जानता है। ये सारा का सारा प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू हो रहा है। कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे पास? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो भी बाइंग और सेलिंग हो रही है ना स्टॉक्स की, ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो हमारे पास एक एंटिटी होती है। वो एंटिटी ये देखती है कि जो भी बाय कर रहा है, जैसे राहुल बाय कर रहा है, तो राहुल का पैसा टाइम पे आदर्श को जा रहा है या नहीं जा रहा है, और आदर्श अपना शेयर्स टाइम पे राहुल को दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये देखने का काम आपके क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी का होता है। तो हमारी क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी, एक इस तरह की क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी हमारी कौन है? दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसका काम होता है क्लियरिंग और सेटलमेंट को देखना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है यार, टीसीएस ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के प्राइमरी सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ।
ऑस्ट्रेलिया का प्राइमरी सिक्योरिटी एक्सचेंज, यार ऐसा एक्सचेंज जिस एक्सचेंज पे आप बाय और सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज को, शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज बॉन्ड्स को आप बाय और सेल कर सकते हो। इंडिया में वैसे कौन से एक्सचेंज है हमारे पास? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वैसा ही आपका ऑस्ट्रेलिया का भी एक एक्सचेंज है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एक्सचेंज, दैट इज एब्रिविएटेड एज ASX। अभी जो ये ASX है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। मतलब वहां पे ये भी नहीं पता चलता है कि कौन से टाइम पे क्लियरिंग और सेटलमेंट हो रहा है। आई मीन रियल टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कौन से टाइम पे क्लियरिंग हो रहा है और कौन से टाइम पे सेटलमेंट हो रहा है। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इतना अच्छा है कि आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पे ना राहुल ने शेयर सेल किए, या कौन से टाइम ने ना आदर्श ने शेयर्स बाय किए, या कौन से टाइम ने ना ब्लॉक डील हुई है, कौन से टाइम पे बल्क डील हुई है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे NSE और BSE पे पता चलता है। बट ये चीज रियल टाइम में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज पे पता नहीं चलती है। तो हम बोल सकते हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं है। अभी उन्हीं के प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए TCS उनकी मदद करने वाला है। ठीक है, तो TCS क्या करके दे रहा है? उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है। तो TCS का ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो वही प्लेटफॉर्म वो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज को देने वाला है। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है TCS का? दैट इज BANCS। ठीक है, तो ये आपका TCS उनको बना के देने वाला है। ये TCS ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज को देने वाला है। नेक्स्ट, यार फॉर्मल जॉब्स, रेगुलर जॉब्स, हमने इसके बारे में बात की थी लास्ट टू लास्ट सेशन में। रेगुलर जॉब्स, गीग जॉब्स और प्लेटफॉर्म जॉब्स में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा हो वो सेशन तो प्लीज वो देख लीजिए एक बार। बार बार वही डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सबका इसमें टाइम जाएगा। अगर रेगुलर जॉब्स या फॉर्मल जॉब्स की बात फिर से 15 दिन बाद आ रही है तो फिर से मैं 15 दिन के बाद वही कंसेप्ट को आपको बता दूंगा। ठीक है, सो मैंने एक बार जो भी कंसेप्ट बताया है वो मैं 15 दिन के बाद ही वो कंसेप्ट को रिपीट करूंगा। तो इसीलिए आपको मेरे सेशंस रेगुलर देखने जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है? EPFO ये क्या मैनेज करता है यार? प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है। तो इसी का यही काम है, क्या मैनेज करना? प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना। उसने बताया है कि यार सितंबर मंथ में ना जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है, जो फॉर्मल जॉब्स है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। दैट इज फॉर्मल जॉब्स लोगों को मिलना कम हो गए हैं, परमानेंट जॉब्स लोगों को मिलना कम हो गए हैं। तो कब कम हुए हैं? सितंबर मंथ में कम हुए हैं। अगस्त में तो कम हुए ही थे, बट उससे कम आपके सितंबर मंथ में देखने के लिए मिले हैं। एंड दिस इज अ 6 मंथ लो इन सितंबर। तो कितने से डिक्रीज हुए हैं अगस्त और सितंबर से? अगस्त में 9,53,092 जॉब्स क्रिएट हुए थे और सितंबर में क्रिएट हुए 8,91,583 जॉब्स। तो वो डिक्रीज हुए हैं बाय 6.45%। ठीक है, दैट फिगर यू नीड टू रिमेंबर। तो इसमें ना किस किस तरह के लोगों के जॉब्स डिक्लाइन हुए हैं और कौन लोगों के जॉब्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज में फॉर्मल जॉब्स क्रिएट तो डिक्रीज हुआ है, एवरेज में फॉर्मल जॉब क्रिएशन तो डिक्रीज हुआ है उसका नंबर। ठीक है, बट अभी इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो शेयर ऑफ विमेन है इन द रेगुलर जॉब्स दैट हैज बीन डिक्लाइन। बट जो यंग लोग है, जो 18 to 28 एज ग्रुप्स के लोग है, उनका जो शेयर है रेगुलर जॉब्स में वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा मतलब कितना हुआ है? पहले 67.93% था अगस्त में, वो अभी हुआ है 68.8%। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे कैसे सवाल आ सकता है कि EPFO में सितंबर में आपको कितना डिक्लाइन देखने के लिए मिला है? दैट इज 6.45% का आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है फ्रॉम द अगस्त मंथ। कौन से कैटेगरी के लोगों का इंक्रीज हुआ है और किसका डिक्रीज हुआ है? तो पता होना चाहिए विमेन का डिक्लाइन हुआ है, यंग पीपल का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यंग पीपल में यहाँ पे उन्होंने किसकी बात की है? 18 to 28 ईयर्स के लोगों की बात की है। तो ये जो डेटा है ना 25.3%, 26.12%, 68.8%, 67.93%, ये आप याद मत करिए। ये आप याद करके कितना ऐसा डेटा याद करोगे ना, तो ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसलिए मैं हर एक मेरे स्लाइड पे चीजें बोल्ड करके रखता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें छोड़नी है। ठीक है, और बाकी जो बोल्ड नहीं किया हुआ है तो वो लिखता ही क्यों है फिर मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट न्यूज पढ़िए, तब तक मैं मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। ठीक है, यस, सॉरी, सो आज चार्जिंग नहीं लगाना मैं भूल गया था। यस, सो लेट्स बिगिन। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने पिछले 3 या 4 दिन के पहले लेक्चर में किया था, तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो एक डेटा आया हुआ है, किसके ऊपर डेटा आया हुआ है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का इन्फ्लेशन क्या है या उनका सीपीआई क्या है, या रूरल लेबरर्स का इन्फ्लेशन क्या है और उनका सीपीआई क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा ये कुछ डेटा मेंशन किया कि 7.08% है, 6.92% है इन अक्टूबर। किसका, एग्रीकल्चरल लेबरर का 7.08% है, रूरल लेबरर का इन्फ्लेशन 6.92% है। ये कहाँ पे पता चलता है, ये पता चलता है सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर में। ठीक है, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर में इन्फ्लेशन पता चलता है जो एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए है। रूरल लेबरर का जो डेटा है आपको पता चलता है सीपीआई रूरल लेबरर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा है कौन रिलीज करता है, एग्रीकल्चरल लेबरर या रूरल लेबरर का जो डेटा पब्लिश किया जाता है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये याद रखो, जहां पे भी लेबर दिख गया वो रिलीज किया जा रहा है लेबर ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे वर्कर दिख गया, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन कर रहा है यार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबरर लेबर ब्यूरो कर रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। ये जो सवाल है एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर का, ये जो इंडेक्स है कौन रिलीज करता है, इसका सवाल आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए था लेबर ब्यूरो। उसके साथ ये पूछा गया था कि इसका बेस ईयर क्या है, सो इसका बेस ईयर था 86-87। ठीक है, तो ए बी और सी ऑप्शन दिए हुए थे। सी ऑप्शन पे क्या था, डियरनेस अलाउंस की बात की थी। सो डियरनेस अलाउंस ये जो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज में जो लोग काम कर रहे हैं, आई मीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है ये डियरनेस अलाउंस। तो ये जो डियरनेस अलाउंस जो दिया जाता है, कौन से इंडेक्स को मद्देनजर में रखते हुए ये डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, ये भी पूछा गया था ऑप्शन सी में। ठीक, सो ये जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ना, ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा देख के दिया जाता है। तो ये चीज पता होनी काफी इंपॉर्टेंट थी। एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर, लेबर ब्यूरो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर क्या है आपका, 2016। डियरनेस अलाउंस किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मतलब क्या यार, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पहले सीपीआई था 5%, अभी वो हो गया 10%। मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अगर इंडेक्स बढ़ गया है 5% से 10% हो गया है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है वो भी बढ़ जाएगा। सो डियरनेस अलाउंस किस पे दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस आपके बेसिक पे पे दिया जाता है, दैट इज सम परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे। सपोज अभी डियरनेस अलाउंस नवंबर मंथ में दिया जा रहा है 10% ऑफ बेसिक पे, फॉर एन एग्जांपल। अगले महीने अगर महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, अगले महीने अगर महंगाई बढ़ जाती है बाय 3%, तो उसी को कंसिडरेशन करते हुए आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ जाएगा। अभी आपको अगर 10% मिल रहा है डियरनेस अलाउंस, अगले महीने अगर महंगाई बढ़ रही है 3% से, तो आपको डियरनेस अलाउंस 3% से ज्यादा का ही दिया जाएगा। मे बी आपको 15% दिया जाएगा या फिर 20% दिया जाएगा ऑफ योर बेसिक पे। तो ये डियरनेस अलाउंस किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन, दैट इज सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स।
आई होप इट इज क्लियर। सीपीआई कंबाइंड कौन रिलीज करता है, ये हमने रिसेंटली पढ़ा था। सीपीआई कंबाइंड इज रिलीज बाय एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation। और बेस ईयर क्या है इसका 2011-12, और टोटल आइटम्स इन सीपीआई बास्केट इज 908। तो ये 908 बास्केट्स की प्राइजेस देखी जाती है, और वो प्राइजेस के हिसाब से ये सीपीआई कंबाइंड, दैट इज सीपीआई कंबाइंड मतलब एक रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अगर बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई है तो आपका सीपीआई आप देखोगे कि इंक्रीज हो गया है। रिसेंटली जुलाई मंथ में सीपीआई बढ़ गया था टू 7.44%। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो सीपीआई बास्केट में 90 आइटम्स है, ये मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स की प्राइसेस बढ़ गई थी, इसलिए सीपीआई कंबाइंड आपको ज्यादा देखने के लिए मिला था इन द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट भारतमाला परियोजना। ये परियोजना में क्या बोला गया है कि हम बड़ा सा बड़ा या फिर सबसे ज्यादा हाईवेज बनाएंगे। ठीक है, कितने हाईवेज बनाएंगे? 34,800 किलोमीटर्स के हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे अंडर दिस भारतमाला परियोजना। ठीक है, क्या बनाने वाले? हाईवेज बनाने वाले। भारतमाला इज रिलेटेड टू हाईवेज, इज रिलेटेड टू रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सागरमाला इज रिलेटेड टू पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो भारतमाला में हम 34,800 किलोमीटर के हम नेशनल हाईवे बनाने वाले। इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम लगने वाला है हमें? इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है ज्यादा नहीं, दैट इज 5.35 ट्रिलियन रुपीस। कितना? 5.35 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट हमें लगने वाला है। ये सवाल आपके IIDA ग्रेड ए 2023 में आया हुआ था। क्या पूछा गया था? 34,800 पे सवाल आया था। चलिए, न्यूज 7। अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है, बट वहां पे हमने किसके बारे में पढ़ा था? इंडिया और यूएसए के बारे में पढ़ा था। इंडिया और यूएसए के बीच में मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है। आज अभी न्यूज आई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है। 2+2 मतलब क्या? 2 डेलीगेट्स इंडिया के मिलेंगे, 2 मिनिस्टर्स इंडिया के रहेंगे, और 2 मिनिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे। ठीक है, सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2 लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। इंडिया और यूएसए का 2+2 मतलब क्या? इंडिया के 2 लोग रहेंगे और यूएसए के भी 2 लोग रहेंगे। तो यहाँ पे ये 2 लोग मिलके, ये 4 लोग मिलके किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं यार? ये करने वाले हैं कि हमें डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना है दोनों कंट्रीज के बीच में, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना है हमें दोनों कंट्रीज के बीच में, इसके बारे में ये लोग बात करने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? ये कॉन्फ्रेंस आपके न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो इंडिया की तरफ से 2 लोग कौन मिल रहे हैं पता होना चाहिए, दैट इज राजनाथ सिंह एंड एस जयशंकर जी। एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिल रहे हैं उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचार्ड मार्लेस और फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सो आपको याद रखना है। उसी के साथ यार इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, पहले तो ये जो भी डेटा दिया हुआ है इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट का फुल फॉर्म, ECTA का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ भी नहीं, ये न्यूज में अगर हम बात करें तो। रिसेंटली एक सवाल आया था, कोई तो अभी एग्जामिनेशन हुआ था 4 से 5 महीने पहले, वहां पे ये आया था कि इंडिया और यूएई के बीच में सेपा कब साइन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में कब साइन हुई है, उस पर सवाल आया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगता है कि ECTA का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ECTA क्या है यार? देखो पहले समझो, अगर इंडिया से एक कंपनी है, कौन सी कंपनी आप लेना चाहते हो, चलो मान के चलो रिलायंस। रिलायंस को अगर ऑस्ट्रेलिया में गुड्स भेजना है, रिलायंस के गुड्स की प्राइस है, चलो मान के चलो रिलायंस बिस्किट बेच रहा है, बिस्किट, वो बिस्किट की प्राइस है उसकी 100 रुपए की। ठीक है, अभी रिलायंस 100 रुपए का बिस्किट ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा है, तो उसको कुछ टैक्सेस भी देने पड़ेंगे ना, उसको कुछ टैरिफ्स भी देने पड़ेंगे। टैरिफ्स इज व्हाट? अगर आप इंडिया से अगर बाहर कोई कंट्री में अगर गुड्स को भेज रहे हो तो आपको कुछ टैक्सेस लगता है, दैट टैक्सेस इज नोन एज टैरिफ्स। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपए का गुड्स रिलायंस बेच रहा है तो उस पर कुछ टैक्सेस लगेंगे। कितने रुपए के टैक्सेस लगेंगे? 1 रुपीज के टैक्सेस लगेंगे, दैट इज 1% के। इट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो 1% के टैक्सेस लग सकते हैं, 10% के लग सकते हैं, 20% के लग सकते हैं, 50% के लग सकते हैं, या फिर 100% के भी लग सकते हैं। चलो, तो 1% के अगर टैक्सेस लग रहे
तो फाइनल कस्टमर को, जो ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर बैठा हुआ है, उसको गुड्स कितने पे मिल सकते हैं? 101 रुपीज पे मिल सकते हैं। टैक्सेस अगर 50% के लग रहे हैं तो उसको गुड्स कितने पे मिलेंगे? 150 रुपीज पे गुड्स उसको मिलेंगे, वो बिस्किट उसको 150 रुपीज पे मिलेगा। तो अगर उसको 150 रुपीज पे अगर वो बिस्किट मिल रहा है, तो उसके लिए हमारा इंडियन गुड अट्रैक्टिव रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। इंडियन गुड्स बाहर के मार्केट्स में क्यों खरीदे जाते हैं? बिकॉज दैट इज चीपर। हमारे गुड्स सस्ते दाम पे दिए जाते हैं इन द फॉरेन कंट्रीज, इसीलिए वो लिए जाते हैं बाय द रेसिडेंट्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर टैरिफ ही अगर 50% का है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली वो गुड्स कॉस्टलियर हो जाएगा। उसके लिए कॉस्टलियर हो जाएगा मतलब उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा वो। अगर उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो रिलायंस के गुड्स कोई खरीदेगा क्या? ऑब्वियसली उसके गुड्स खरीदने वाले लोग काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिलायंस का रेवेन्यू बढ़ेगा क्या? रिलायंस का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। रिलायंस का अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कोटा बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी टैरिफ्स हो हमारे, वो जितना कम हो सके उतना कम हो। इसी के लिए ये पार्टनरशिप साइन की जाती है। तो ये पार्टनरशिप रिसेंटली साइन की गई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे बात की गई हुई है कि जो टैरिफ्स है उसको हमें रिड्यूस करना है। किसी किसी गुड्स में हमें टैरिफ 0% भी लेके आने हैं। इसी की बात इस एग्रीमेंट में की गई है। तो आपको ये चीज याद रखना है। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट बने हैं नए, या बनने वाले अभी कुछ दिनों में। वो लोग वो सीट पे बैठने वाले, प्रेसिडेंट के सीट पे वो लोग अज्यूम करने वाले हैं। उनका नाम क्या है? जैवियर मिले। जैवियर मिले इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल इज ब्यूनोस एरेस एंड करेंसी इज अर्जेंटीन पेसो। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स मतलब क्या यार? मान के चलो कि राहुल है, राहुल यूएसए में बैठा हुआ है, बट राहुल को इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है। तो राहुल एक यूएसए का सिटीजन है, ठीक है। राहुल को अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो उसके पास दो रूट्स है, उसके माध्यम से वो कर सकता है। एक तो पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से कर सकता है, या फिर डायरेक्टली इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। बट डायरेक्टली करने के लिए राहुल को क्या करना पड़ेगा? सेबी से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेबी से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ऑब्वियसली सेबी एक बाहर के सिटीजन को इतने आसानी से लाइसेंस देगी क्या? बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, वो बोलेगी अगर आपको लाइसेंस चाहिए ना, आपको मुझे 100 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे या 150 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर रहे हो तो ही जाके हम आपको लाइसेंस देंगे, जिसके मदद से आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट राहुल तो एक सीधा साधा इंसान है यार, आईटी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो राहुल को ये सारी झंझट झेलना उसको पुराएगा क्या? नहीं पुराएगा, क्योंकि उसका उसमें टाइम काफी ज्यादा चले जाएगा। तो वो बोलता है कि ये जो रूट है, डायरेक्ट वाला रूट है ना, ये मेरे लिए तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जो भी यूएसए के जो भी बड़े बड़े कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएसए के बड़े बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, फॉर एन एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, फॉर एन एग्जांपल पेंशन फंड्स। तो मैं म्यूचुअल फंड्स के पास चले जाऊंगा यूएसए के, उनको बोल दूंगा कि यार आप मेरे बिहाफ में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? वो बोलेंगे हाँ जी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो राहुल को यहाँ पे कोई दिक्कत होगा? राहुल को कोई दिक्कत नहीं होगा। राहुल को क्या करना है? वो म्यूचुअल फंड के पास जाना है जो यूएसए में है, उसको अपना कुछ पैसा देना है। जैसे उसको $100 इन्वेस्ट करना है इंडिया में, उसको वो $100 दे देगा म्यूचुअल फंड को। वो $100 को रुपी में कन्वर्ट करके वो म्यूचुअल फंड इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो राहुल का यहाँ पे टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को कुछ एक डॉक्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा ना राहुल को, कि हाँ भाई आपने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो राहुल पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकता है। आई होप इट इज क्लिस्टर क्लियर। एग्जाम्पल बहुत सरल है, बहुत सीधा है। आप फिर से एक बार समझ सकते हो रिवाइंड करके, अगर आपको नहीं समझा है तो। चलिए,
सो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में ना पार्टिसिपेटरी नोट्स का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है अक्टूबर मंथ में। कितना हुआ है यार? 1.26 ट्रिलियन रुपीस ही आया है अक्टूबर मंथ में। ये कौन बता रहा है? ये ऑब्वियसली हमारा मार्केट रेगुलेटर बता रहा है, दैट इज सेबी। ये सवाल सेबी ग्रेड ए में पूछा गया था। अभी कौन से साल में पूछा गया था मुझे याद नहीं है, बट ये 2 साल पहले एग्जामिनेशन हुई थी, वहां पे ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसके मदद से आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, अगर आप यूएसए में बैठे हो या फिर आप कोई भी कंट्रीज में बैठे हो तो आप कर सकते हो पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से। चलिए, तो सेबी के जो चेयरमैन हैं दैट इज मधाबीपुरी बैच, उन्होंने बोला कि यार मैं जैसे इन्वेस्टर्स को देख रही हूँ, जैसे मैं लोगों को देख रही हूँ शेयर मार्केट्स में, वो लोग ना ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं। उनको इमीडिएट गेन्स चाहिए, उनको 1 दिन में गेन्स चाहिए, 2 दिन में गेन्स चाहिए, 10 दिन में गेन चाहिए। तो इसी के चक्कर में क्या हो रहा है ना, उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, बट उनको 1 दिन में पैसा कमाना है। तो 1 दिन में पैसा कमाना है तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे, डेरिवेटिव्स में पैसा लगा रहे, दैट इज डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगा रहे। आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्या होता है? आपको लॉस झेलने के लिए मिलता है। तो सेबी के चेयरमैन ने बोला है यार 10 इन्वेस्टर्स में से 9 इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जो लॉस झेल रहे हैं। क्यों लॉस झेल रहे हैं? क्योंकि वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस तरह के डेरिवेटिव्स में? फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो उनको ये चीज इन्वेस्टर्स को कॉशन करना था कि आप छोटे छोटे टर्म के लिए या फिर आपको जो इंस्ट्रूमेंट समझता नहीं है, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप आपका पैसा मत लगाओ। आप पैसा लगाओ, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, और पैसा जब भी लगाओगे लंबे समय तक लगाओ। अगर लंबे समय तक लगा रहे हो तो आपका अच्छा खासा कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, आपके लिए काफी अच्छे से पैसा बनेगा। वो चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है। चलो, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो गई है कि उन्होंने क्या बोला है। अभी डेरिवेटिव्स यार बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें 3 से 6 घंटे चले जाते हैं अगर मुझे आपको डेरिवेटिव्स बताना है तो। ठीक है, बट किस तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं? 4 तरह के डेरिवेटिव्स है, मैं वो बता देता हूँ आपको, नाम बता देता हूँ कौन कौन से। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। चलो, सो सेबी ने ना एक सेबी के जो चेयरपर्सन और बीएससी के जो चेयरपर्सन है, कौन? बीएससी के चेयरपर्सन है एसएस मुंद्रा, चेयरपर्सन है एसएस मुंद्रा। बीएससी के एमडी और सीईओ कौन है? सुंदरमन रामामूर्ति। और सेबी के चेयरपर्सन है मधाबीपुरी बैच। तो ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे थे। कौन सा प्लेटफॉर्म यार? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। कहाँ पे ये लॉन्च कर रहे थे? मुंबई में लॉन्च कर रहे थे। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? ठीक है यार, राहुल के 20 शेयर्स है, 20 शेयर्स में राहुल ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस के। तो वो इन्वेस्ट किया उसने जीरोधा के थ्रू। ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया 1 जनवरी को, बट उसको ना 10 जनवरी को ऐसा लगा कि रिलायंस का शेयर बाद में नीचे गिर जाएगा, तो 10 जनवरी को उसको शेयर्स को सेल करना था। बट उसको पता चला यार जीरोधा में ना उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। मतलब आपको राहुल को शेयर्स को सेल करना था, बट वो सेल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जीरोधा के टेक्नोलॉजी में उस दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ था। जीरोधा के काइट वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पा रहा था। बट अब वो शेयर्स को सेल नहीं कर पा रहा था तो राहुल का नुकसान है ना। तो राहुल को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए सेबी क्या कर रहा है? सेबी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे राहुल क्या कर सकता है? यहाँ पे राहुल स्टॉक एक्सचेंजेस को बता सकता है, दैट इज एनएससी और बीएससी को बता सकता है कि यार ऐसा ऐसा ब्रोकर का प्रॉब्लम है जिसके वजह से मैं मेरे शेयर्स को सेल नहीं कर सकता हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको बता देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, आप चले जाओ डायरेक्टली इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके ना आप आपके शेयर्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है जो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली। तो अगर राहुल को दिक्कत हो रही है जीरोधा पे कुछ चीजें सेल करने को, तो राहुल क्या करेगा? ब्रोकर के स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाएगा, एनएससी और बीएससी के पास। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेंगे? फिर स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल एक्सेस दे देंगे राहुल को। वो स्पेशल एक्सेस राहुल को मिलने के बाद ही
वो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है और अपने शेयर्स को सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल एक्सेस रहेगा, तो ये कुछ टाइम के लिए ही दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे ब्रोकर के साथ। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? बाय भी कर सकते हो या सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सेलिंग का एग्जांपल दिया है, उसी हिसाब से आप बाइंग का भी एग्जांपल आप आपके हिसाब से ले सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको समझना है IRRA का फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ पे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मुंबई में। किस किस ने मिलकर लॉन्च किया है? BSE के चेयरमैन, BSE के MD और CEO और सेबी के चेयरपर्सन ने इसको लॉन्च किया है। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट न्यूज। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बजाज फिनसर्व को रिसेंटली म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने का ऑर्डर दिया गया है बाय दी सेबी। उनको अप्रूवल दिया गया है कि वो अपना म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अपना एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। किस तरह का फंड लॉन्च किया है? बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो राहुल अगर ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अगर अपना पैसा लगाता है, तो राहुल का पैसा किस किस तरह के सिक्योरिटीज में जाएगा? उसका पैसा तो एक तो इक्विटीज में जाएगा और उसका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। इक्विटीज मतलब शेयर्स में जाएगा, डेट्स मतलब उसका पैसा बॉन्ड्स में जाएगा या फिर डिबेंचर्स में जाएगा, अगर वो अपना पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो। सो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ऐसा फंड जो फंड इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देता है, इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपना पैसा इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आई गेस आपको समझ गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन. If you like my session, if you like my delivery, and if you like the content, do let me know in the comment section. As I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan, so your initiatives or your comments to me matters a lot. So if you like this session, kindly do let me know. Thank you so much. So before moving forward, here is the quote that you need to read. If you can dream it, you can do it. ठीक है, आपको सपने देखना जरूरी है। अगर आप बड़े सपने ही नहीं देखोगे तो उसको हासिल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर जो भी RBI में जाना चाहता है, आप देखो कि यार आप RBI के बाद आप वर्ल्ड बैंक में कैसे जा सकते हो, तो आप अभी से ही उतनी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो सपने जरूर देखिए। अगर सपने नहीं देख पाते हो तो उसको अचीव करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो आपको मेरे टेलीग्राम और लिंक्डइन चैनल पे जुड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ अबाउट माई लेक्चर्स, MCQs एज वेल एज ब्लॉग्स, जिसके वजह से आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस, इकोनॉमी और बैंकिंग की इंप्रूव हो सके। ठीक है, MCQs आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। और लिंक्डइन पे मैं कंटिन्यूअसली शॉर्ट वीडियोस डालते रहता हूँ। वो वीडियोस के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फाइनेंस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बैंकिंग सेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, and if you like this session, kindly do let me know in the comment section. Thank you so much for your time. So we'll be meeting tomorrow at the same time at around 10 a.m. Thank you so much.